जलवायु विज्ञान में अगला अध्याय है धरातल पर तापमान का वितरण। इसमें हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि धरातल पर जो तापमान का वितरण है किन किन कारकों से प्रभावित हुआ है। बहुत ही आसान है, सरल सा है। इसको हम किताब से पढ़ने में जितना ही जटिल बनाएंगे उतना ही जटिल बनता चला जाता है। कुछ खास खास बिंदुओं को इसमें समझ लेंगे ना कि धरातल पर तापमान का वितरण किन किन बातों से प्रभावित होता है। हम तो कह रहे हैं कि 7-8 बिंदुओं को अगर संक्षेप में आप समझ लें तो इसका उत्तर लिखना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही संक्षिप्त अध्याय है, लेकिन यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आप भी जानते हैं कि धरातल पर सबसे ज्यादा स्थल पर तापमान किस पर निर्भर करता है। किसी स्थान का तापमान किस बात पर निर्भर करता है? सूर्यातप की मात्रा पर। इसी पर निर्भर करता है ना कि सूर्यातप की मात्रा कम प्राप्त हो रही है ज्यादा, है ना। किसी स्थान का तापमान इस पर निर्भर करता है कि सूर्यातप की मात्रा कैसी है, यानी सूर्यातप की मात्रा पर निर्भर करता है। और सूर्यातप की मात्रा किस पर निर्भर करती है? अक्षांश पर निर्भर करती है। यानी निम्न अक्षांशों में सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है, उच्च अक्षांशों में सूर्यातप की कम मात्रा प्राप्त होती है ना। यही कारण है कि समताप रेखाएं अपने तमाम विचलन के बावजूद या वक्रता के बावजूद, समताप रेखाएं जो दिखाई गई हैं इनमें विचलन दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं वक्र हो गई है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। यही कारण कि अपनी तमाम वक्रताओं के बावजूद समताप रेखाओं की प्रवृत्ति अक्षांश रेखाओं के समानांतर बनी रहती है। अर्थात समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के साथ साथ पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। हम दिखा दें कि समताप रेखाएं होती क्या है। ग्लोब पर या धरातल पर एक समान तापमान वाले स्थलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समताप रेखा कहते हैं। मतलब एक समताप रेखा जिन जिन स्थलों से होकर गुजर रही है उन सभी स्थलों का तापमान एक जैसा है, ठीक है। और आप ये भी देख रहे हैं कि निम्न अक्षांशों में तापमान अधिक है क्योंकि सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे तापमान घटता चला जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर तापमान घटता चला जाएगा। और दूसरी बात, सूर्यातप की मात्रा अक्षांश पर निर्भर करती है। यही कारण कि अपनी तमाम वक्रताओं के बावजूद समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं का ही अनुसरण करती रहती हैं। मतलब घटने की प्रवृत्ति तो पाई जाती है निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर, लेकिन ये घटने की प्रवृत्ति किस आधार पर होती है? अक्षांश रेखाओं के आधार पर होती है। यानी जैसे जैसे विषुवत से 90 डिग्री तक जाएंगे तापमान घटता चला जाएगा, है ना। लेकिन समताप रेखाओं की वक्रता यह सिद्ध करती है कि धरातल पर तापमान वितरण में या धरातल पर तापमान के वितरण पर अक्षांश रेखाओं के अलावा अन्य कारकों का प्रभाव भी पड़ता है। वो कौन कौन से कारक हैं इसे संक्षेप में समझ लेते हैं। सबसे अधिक तापमान विषुवत रेखा पर और सबसे कम तापमान ध्रुवों पर पाया जाता है। साथ ही विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अर्थात निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर तापमान में ह्रास की यानी गिरावट की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे जैसे हम विषुवत से ध्रुव की ओर जाएंगे तापमान धीरे धीरे कम होता चला जाता है। लेकिन अगला फैक्ट क्या है इसमें कि विषुवत से उच्च अक्षांश की ओर अर्थात विषुवत से ध्रुवों की ओर तापमान में गिरावट की यह प्रवृत्ति दक्षिणी गोलार्ध में अधिक स्पष्ट रूप से देखी जाती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का विस्तार होने के कारण इस धरातल समांगी है। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का विस्तार अधिक होने के चलते धरातल समांगी है। समांगी धरातल मतलब एक समान तापमान। यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं की प्रवृत्ति अक्षांश रेखाओं के साथ साथ बनी रहती है। साथ ही दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाएं अपेक्षाकृत दूर दूर पाई जाती हैं, जो कि यह सिद्ध करता है कि दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत से ध्रुवों की ओर तापमान में ह्रास की प्रवृत्ति मंद रूप से पाई जाती है। मतलब तापमान धीरे धीरे घटता है। कुछ दूर चले जाएंगे तब तापमान में गिरावट धीरे धीरे आती रहती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या दिख रहा है कि तापमान में गिरावट बहुत तेजी से आ रही है, क्योंकि रेखाएं काफी सघन है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, रेखाएं काफी सघन है, नजदीक है। इसका मतलब यहाँ पर कोई और तापमान उससे भी कम, उससे भी कम, और कम और कम, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं देखिए तापमान बहुत ही नजदीक, कम ही दूरी तय करने पर तापमान
घटता चला जा रहा है। समताप रेखाएं क्या है दिखा रही हैं, क्योंकि तापमान को घटने की प्रवृत्ति दिखा रही है ना, तो यहाँ पर रेखाएं सघन है, मतलब तापमान जल्दी जल्दी गिर रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं दूर दूर हैं, जो कि यह दर्शाती हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत से दक्षिणी ध्रुव की ओर तापमान में ह्रास की दर काफी मंद होती है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में तापमान प्रवणता की दर मंद होती है। तापमान प्रवणता मतलब क्या होता है, घटने की जो प्रवृत्ति है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, या किसी भी तापमान हो या वायुदाब हो, जब अधिक से कम की ओर जाते हैं ना, अधिक तापमान से कम तापमान की ओर जब आप जाते हैं तो उसे हम कहते हैं तापमान प्रवणता। इसी तरह जब आप अधिक वायुदाब से कम वायुदाब के क्षेत्र की ओर जाएंगे धीरे धीरे, तो हम कहेंगे वायुदाब प्रवणता। प्रवणता मतलब एक ढाल, ढाल मतलब ऊपर से नीचे की ओर। ढाल क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर। तो ये क्या है, 40, 30, 20, 10, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब एक काल्पनिक ढाल है ना, कि तापमान प्रवणता उसे हम कहेंगे, ढाल। ठीक है, तो समताप रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में दूर दूर भी हैं, जो कि यह दर्शाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान प्रवणता की दर मंद है। उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में तापमान वितरण पर अक्षांशीय प्रभाव में संशोधन हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में तापमान वितरण पर अक्षांशीय प्रभाव अधिक सुस्पष्ट है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में तापमान वितरण पर अक्षांशीय प्रभाव में संशोधन हो जाता है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाओं में कहीं अधिक विचलन देखा जाता है। यह विचलन तब देखा जाता है जब समताप रेखाएं महाद्वीपों से महासागरों पर और महासागरों से महाद्वीपों पर जाती हैं, तब उसमें विचलन हो जाता है। इसके दो कारण हैं। पहला, उत्तरी गोलार्ध में इस धरातल असमांगी है, अर्थात महाद्वीप और महासागर का वितरण असमान रूप से हुआ है, और जलमंडल और स्थल मंडल का शीतलन और ऊष्मन का दर अलग अलग होता है। अर्थात जल जल्दी ठंडा होता है, जल देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है, और स्थलखंड जल्दी ठंडा भी हो जाता है और जल्दी गर्म भी हो जाता है। इसके प्रभाव से समताप रेखाओं में विचलन आ जाता है। और दूसरा कारण क्या है, जलधाराएं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में चूंकि स्थल मंडल और जलमंडल का वितरण असमान रूप से है, इसलिए जलधाराओं का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में कहीं अधिक देखा जाता है। जलधाराओं के प्रभाव से भी उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाओं में विचलन देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा धरातल पर तापमान के वितरण पर जलधाराओं का भी काफी हद तक प्रभाव देखा जाता है। सागरीय या महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव, ठंडी या गर्म जलधाराएं तापमान के वितरण को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन सी गर्म जलधारा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसे हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा तापमान के वितरण अक्षांशीय प्रभाव को, तापमान वितरण पर अक्षांशीय प्रभाव में काफी हद तक संशोधन कर देती है। आमतौर पर आपने पढ़ा कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में गिरावट आती है, लेकिन जलधाराएं तापमान वितरण पर अक्षांशीय प्रभाव में भी संशोधन करती हैं। कैसे? अब गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा उत्तरी ध्रुव के पास तक गर्म जल को पहुंचा देती है। उत्तरी ध्रुव की बिल्कुल निकट तक गर्म जल को पहुंचाती है, यानी यूरोप के पश्चिमी तट, नॉर्वे, अमेरिका की पूर्वी तट से चलती है और नॉर्वे, स्वीडन तक गर्म जल को पहुंचा देती है। इसके चलते उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जो कि उच्च अक्षांश में स्थित है, मतलब उत्तरी ध्रुव के पास उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी अटलांटिक महासागर का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है। यह हम समझा रहे थे कि कैसे गर्म जलधाराएं तापमान के वितरण पर जो अक्षांशीय प्रभाव है, अक्षांशीय प्रभाव क्या है कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर तापमान में गिरावट आती है। लेकिन जलधाराएं तो कोई और बात कह रही हैं। जलधाराएं क्या कह रही हैं कि गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा उच्च अक्षांशों में भी तापमान को बढ़ा देती है। इसका सीधा सा नियम है एक,
इसका नियम ये है कि गर्म जलधाराओं के, जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर ले लीजिए और उत्तरी प्रशांत महासागर, यहाँ कौन सी गर्म जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा है, और यहाँ पर ओयासियो की गर्म जलधारा है ना। यहाँ गल्फ स्ट्रीम और यहाँ पर ओयासियो। तो ये दोनों गर्म जलधाराएं क्या करती हैं? उच्च अक्षांशों में भी तापमान को गर्म कर देती हैं। इसके चलते संताप रेखाएं उत्तरी अटलांटिक महासागर में और उत्तरी प्रशांत महासागर में संताप रेखाएं ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। गर्म जलधाराओं के प्रभाव से महासागरों में संताप रेखाएं ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। आप देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका में संताप रेखा आ रही है, लेकिन जैसे ही उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये संताप रेखा पहुंची, किधर मुड़ गई? ध्रुव की ओर मुड़ गई। ये देखिए ध्रुव की ओर मुड़ गई। फिर जैसे ही स्थल खंड पर पहुंचेगी फिर दक्षिण की ओर मुड़ गई। यानी गर्म जलधाराओं के प्रभाव से समताप रेखाएं महासागरों में ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं, और ठंडी जलधाराओं के प्रभाव से समताप रेखाएं महाद्वीपों पर विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती हैं। इसे फिर से बोल दें, गर्म जलधाराओं के प्रभाव से समताप रेखाएं महासागरों में ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं, और ठंडी जलधाराओं के प्रभाव से, क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिम में कैसी जलधाराएं बहती हैं? ठंडी। तो ठंडी जलधाराओं के प्रभाव से महाद्वीपों पर समताप रेखाएं विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती हैं। यानी महाद्वीपों पर विषुवत रेखा की ओर मुड़ेंगी और महासागरों पर ध्रुवों की ओर मुड़ेंगी। ये क्या दर्शाता है कि अगर इस समताप रेखा का तापमान, समताप रेखा क्या है? ग्लोब पर एक समान तापमान वाले स्थलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समताप रेखा कहते हैं। अब ये समताप रेखा का तापमान मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है। ये देखिए जैसे ही उत्तरी अटलांटिक महासागर पहुंचा, ध्रुव की ओर मुड़ गया है। मतलब उत्तरी अमेरिका में 20 डिग्री सेल्सियस केवल यहीं तक है, इसके बाद तापमान और कम होता चला गया है उत्तरी अमेरिका में, जबकि महासागरों पर 20 डिग्री सेल्सियस देखिए और उत्तर तक पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा के प्रभाव से महासागरों में तापमान बढ़ जाता है। ठीक है। यही कारण है कि यूरोप का जो पश्चिमी तट है, यूरोप के अंदरूनी भागों की अपेक्षा गर्म बना रहता है। यूरोप का जो पश्चिमी तट है, चाहे नॉर्वे तट ले लें, चाहे जर्मनी का तट ले लें, चाहे ब्रिटेन के तट को ले लें, यूरोप का जो तट है, यूरोप के तटीय क्षेत्रों का तापमान यूरोप के अंदरूनी क्षेत्रों की अपेक्षा गर्म बना रहता है। यूरोप उच्च अक्षांश में स्थित है, ध्यान दीजिए, उत्तरी ध्रुव के पास है यूरोप। उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद यूरोप के तटीय क्षेत्रों का तापमान अंदरूनी क्षेत्रों से अधिक बना रहता है। क्यों? उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा के प्रभाव से। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा को उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा भी कहते हैं। ये तो जीके वाली बात है। तो उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा के प्रभाव से उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद यूरोप के तटीय क्षेत्रों का तापक्रम अंदरूनी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। ठीक है। यही कारण है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर का तापमान अधिक बना रहता है, इसके बावजूद कि ये क्षेत्र उच्च अक्षांशों में स्थित है, मतलब ध्रुवों के पास स्थित है। तो गर्म जलधाराओं के प्रभाव से इनका तापमान ऊंचा बना रहता है। ठीक है। जबकि ठंडी जलधाराएं क्या करती हैं? निम्न अक्षांशों में भी, निम्न अक्षांश मतलब विषुवत रेखा के पास। अच्छा, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर कौन सी कैसी जलधारा बहती है? ठंडी जलधारा बहती है। यहाँ पर हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा, यहाँ पर बेंगुएला की ठंडी जलधारा अफ्रीका के पश्चिम में, और यहाँ उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है ना। तो महाद्वीपों के पश्चिम में ठंडी जलधाराओं का प्रभाव रहता है। तो जबकि ठंडी जलधाराओं के प्रभाव से महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र निम्न अक्षांशों में स्थित होने के बावजूद, निम्न मतलब विषुवत रेखा के पास का क्षेत्र है, ये देखिए विषुवत रेखा के पास के क्षेत्र में दिखा रहा हूं यहाँ पे। जबकि ठंडी जलधाराओं के प्रभाव से निम्न अक्षांशों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी तट भी ठंडे बने रहते हैं। ठंडी जलधाराओं के प्रभाव से
दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, फिर से सुनिए, ठंडी जलधाराओं के प्रभाव से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के निम्न अक्षांशों में स्थित क्षेत्र भी अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं, यानी यहाँ का तापमान कम बना रहता है। और गर्म जलधाराओं के प्रभाव से उच्च अक्षांशों में स्थित क्षेत्रों का तापमान भी अपेक्षाकृत अधिक बना रहता है। ठीक है, ये हो गया। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा आप लिख सकते हैं। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा, वेनेजुएला की ठंडी जलधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, गर्म जलधारा के प्रभाव से, जैसे गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा के प्रभाव से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तटों का तापमान उच्च अक्षांशों में स्थित होने के बावजूद ऊंचा बना रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? गर्म जलधारा के प्रभाव से। नेक्स्ट, अब अन्य कारक का प्रभाव देखते हैं। धरातल पर एक उच्च औसत वार्षिक तापमान की पेटी पाई जाती है। उच्च तापमान, पहले सुन लीजिए, उच्च तापमान। अब उच्च औसत वार्षिक तापमान की पेटी मतलब वर्ष भर ग्लोब का वो क्षेत्र जहां वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है। तो आप कहेंगे वर्ष भर ऊंचा तापमान तो विषुवत रेखा के पास ही होना चाहिए या विषुवत रेखा पर ही होना चाहिए, वर्ष भर ऊंचा तापमान। लेकिन इसे हम कहेंगे उच्च औसत वार्षिक तापमान की पेटी। धरातल पर एक उच्च औसत वार्षिक तापमान की पेटी जो होती है वो विषुवत रेखा के पास नहीं पाई जाती है। धरातल पर उच्च औसत वार्षिक तापमान की पेटी विषुवत रेखा की थोड़ी सी उत्तर में पाई जाती है। ऐसा इसलिए, यानी उच्च औसत वार्षिक तापमान की जो पेटी है वो यहाँ पाई जाती है। आप समझ रहे हैं क्या बना रहा हूँ? ग्लोब पर उच्च औसत वार्षिक तापमान की पेटी विषुवत रेखा की थोड़ी उत्तर में पाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड की प्रधानता है और स्थल खंड जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होते हैं और अधिक मात्रा में गर्म होते हैं। अगर धूप में आप एक पत्थर रखेंगे वो ज्यादा गर्म होगा कि पानी रखेंगे वो ज्यादा गर्म होगा? निश्चित रूप से पत्थर ज्यादा गर्म होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की प्रधानता है और स्थल खंड शीघ्र और अधिक मात्रा में गर्म हो जाते हैं। यही कारण है कि उच्च औसत वार्षिक तापमान की पेटी विषुवत रेखा के थोड़ा उत्तर में पाई जाती है। ठीक है, उच्च औसत वार्षिक तापमान की पेटी कहीं संकरी हो गई है, कहीं बहुत चौड़ी हो गई है। खासकर महाद्वीपों पर इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। उच्च औसत वार्षिक तापमान की पेटी की चौड़ाई महाद्वीपों पर अधिक पाई जाती है, जबकि महासागरों में इसका लोप हो जाता है। विशेषकर प्रशांत महासागर में उच्च औसत वार्षिक तापमान की पेटी बिल्कुल गायब हो जाती है, क्योंकि जल धीरे धीरे गर्म होता है और कम गर्म हो पाता है। इसलिए उच्च औसत वार्षिक तापमान की पेटी मुख्य रूप से महाद्वीपों पर ही पाई जाती है। दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की प्रधानता होने के चलते उत्तरी गोलार्ध का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। समझ रहे हैं ना? उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की प्रधानता होने के चलते उत्तरी गोलार्ध का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। महाद्वीपीय प्रभाव के कारण, इसको हम क्या कहते हैं? महाद्वीपीय प्रभाव, मतलब स्थल खंडों के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध का तापमान दक्षिणी गोलार्ध से अधिक पाया जाता है। साथ ही धरातल पर उच्चतम और निम्नतम तापमान के केंद्र भी उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। ग्लोब पर उच्चतम तापमान का केंद्र और निम्नतम तापमान का केंद्र भी उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की प्रधानता है। उदाहरण के लिए धरातल पर सबसे ठंडा स्थल साइबेरिया में स्थित बर्खोयांस्क है। ग्लोब पर स्थित सबसे ठंडा स्थल साइबेरिया में स्थित उत्तरी पूर्वी साइबेरिया में स्थित बर्खोयांस्क है, और सबसे गर्म स्थल भी बर्खोयांस्क के बाद दूसरा सबसे ठंडा स्थल कनाडा में पाया जाता है। ठीक है,
इसको आइए हम लिख लेते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया कि किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है धरातल पर तापमान के वितरण पर। इसे नोट्स के रूप में आप लोग लिख लीजिए। किसी स्थान का तापमान मुख्यतः वहां प्राप्त सूर्यातप की मात्रा पर निर्भर करता है और सूर्यातप की मात्रा पर सबसे अधिक प्रभाव किसी स्थान के अक्षांश का पड़ता है। यही कारण है कि अपनी संपूर्ण वक्रताओं के बावजूद समताप रेखाओं की सामान्य प्रवृत्ति अक्षांश रेखाओं के समानांतर अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर बनी रहती है। फिर भी समताप रेखाओं की वक्रता मतलब टेढ़ा मेढ़ापन यह सिद्ध करती है कि तापमान वितरण पर अन्य कारकों का प्रभाव भी पड़ता है। 1 2 3 4 करके पॉइंट डालते जाएंगे। पहला पॉइंट, उच्चतम तापमान भूमध्य रेखा के निकट और निम्नतम तापमान ध्रुवों के समीप पाया जाता है। सामान्यतः ग्लोब पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान में ह्रास की प्रवृत्ति होती है। विषुवत रेखा से 1 मिनट, सामान्यतः विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान में ह्रास की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान में ह्रास की यह प्रवृत्ति दक्षिणी गोलार्ध में अधिक स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि महासागरों की अधिकता के कारण दक्षिणी गोलार्ध में धरातल समांगी है। यही कारण है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं की प्रवृत्ति पूर्व पश्चिम में अर्थात अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है। साथ ही दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं अपेक्षाकृत दूर दूर होती हैं, है ना, जो प्रदर्शित करता है कि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान प्रवणता मंद होती है। ठीक है, मतलब तापमान परिवर्तन की दर मंद होती है। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट डाल के लिख लीजिए। जबकि उत्तरी गोलार्ध में, अब उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में तापमान वितरण पर अक्षांशीय प्रभाव में संशोधन हो जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जल मंडल और स्थल मंडल दोनों असमान रूप से वितरित हैं। उत्तरी गोलार्ध में धरातल विषम होने के कारण, धरातल विषम मतलब कहीं जलमंडल कहीं स्थल मंडल, है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में धरातल विषम होने के कारण समताप रेखाओं के पूर्व पश्चिम मार्ग में विचलन आ जाता है। ऐसा विशेष रूप से तब आता है जब समताप रेखाएं महाद्वीपों से महासागरों पर और महासागरों से महाद्वीपों पर जाती हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, जल और स्थल के शीतलन और तापन में अंतर होता है। जल और स्थल के शीतलन और तापन में अंतर होता है। इसको विस्तार में कैसे लिखेंगे, लिखना नहीं, समझने के लिए। जल मंडल धीरे धीरे गर्म होता है और कम मात्रा में गर्म होता है, जबकि स्थल मंडल जल्दी गर्म होता है और अधिक मात्रा में गर्म हो जाता है। ठीक है, तो मैंने बोला इसके 2 कारण हैं। दूसरा कारण है महासागरीय धाराओं द्वारा तापमान में अंतर उत्पन्न कर दिया जाता है। महासागरीय धाराओं द्वारा तापमान में अंतर उत्पन्न कर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट आप डाल के लिखें, तीसरा कारक जिसका प्रभाव पड़ता है तापमान के वितरण पर। तीसरा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा के प्रभाव से समताप रेखाएं उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। समताप रेखाएं उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि उच्च अक्षांशों में स्थित होने के बावजूद यूरोप का तापमान महाद्वीपीय प्रभाव के कारण अत्यधिक गिर जाता है। मतलब उच्च अक्षांशों में स्थित होने के कारण यूरोप के अंदरूनी भागों का तापमान काफी गिर जाता है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा के प्रभाव से यूरोप के तटीय क्षेत्रों का तापमान अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा रहता है। इसी प्रकार उत्तरी प्रशांत महासागर में क्यूरोशियो की गर्म जलधारा के कारण समताप रेखाएं उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, अर्थात उच्च अक्षांशों में बहने वाली गर्म जलधाराओं के प्रभाव से समताप रेखाएं महासागरों में ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं और शीतल जलधाराओं के प्रभाव से समताप रेखाएं
भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती है। ठीक है। चौथा पॉइंट, गर्म जलधाराओं के प्रभाव से उच्च अक्षांश समझते हैं ना, उच्च मतलब ध्रुवों के पास जो अक्षांश है उसे हम कहते हैं उच्च अक्षांश। तो अगले पॉइंट में आप लिखेंगे गर्म जलधाराओं के प्रभाव से उच्च अक्षांशों में स्थित उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र अंदरूनी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक गर्म बने रहते हैं। इसके विपरीत ठंडी जलधाराओं के प्रभाव से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्र अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। अगला, उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की प्रधानता है, इस कारण वहां ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक ऊंचे तापक्रम पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंडों की प्रधानता के कारण ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक ऊंचे तापक्रम पाए जाते हैं तथा उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक गर्म रहता है। ये वाला गोलार्ध अधिक गर्म रहता है। उच्च औसत वार्षिक तापमान की पेटी भी विषुवत रेखा के थोड़ी उत्तर में पाई जाती है। ठीक है। स्थल खंडों की प्रधानता के कारण शीत ऋतु में निम्नतम तापमान भी उत्तरी गोलार्ध में ही अंकित किया जाता है। जनवरी महीने में निम्नतम तापमान उत्तरी पूर्वी साइबेरिया में अंकित किया जाता है। साइबेरिया के बाद दूसरा सबसे शीतल स्थल ग्रीनलैंड में पाया जाता है। कनाडा के पूर्व में यहाँ पे ग्रीनलैंड। नेक्स्ट, दोनों गोलार्धों में शीत ऋतु में निम्नतम तापमान और ग्रीष्म ऋतु में उच्चतम तापमान महाद्वीपों पर ही पाए जाते हैं। अब हम दोनों गोलार्धों की बात करते हैं। दोनों गोलार्धों में शीत ऋतु में जो सबसे निम्नतम तापमान होता है और ग्रीष्म ऋतु में जो सबसे उच्चतम तापमान होता है वो महाद्वीपों पर ही पाया जाता है, महासागरों पर नहीं। यानी निम्नतम तापमान और उच्चतम तापमान दोनों महाद्वीपों पर पाए जाते हैं, महासागरों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इसका कारण महाद्वीपीय प्रभाव है। मतलब महाद्वीप जल्दी ठंडा होता है, अधिक ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, अधिक मात्रा में गर्म हो जाता है। ठीक है। साइबेरिया, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में शीत ऋतु में सबसे अधिक सर्दी पड़ती है और ये पृथ्वी पर सबसे ठंडे स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च अक्षांशीय प्रदेशों तथा महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर, इसको यहाँ पे शामिल करना जरूरी नहीं है। आपने जो अभी तक 6 पॉइंट शामिल किए, क्योंकि अधिक लिखने का अर्थ होगा अधिक समय जाया करना लिखने में भी, और एग्जाम में वो संभव ही नहीं है। जो 6 पॉइंट मैंने आपको दिखाए, तापमान वितरण पर अक्षांशों का प्रभाव, जलधाराओं का प्रभाव, स्थल खंडों की प्रधानता का प्रभाव, धरातल के समांगी होने का प्रभाव, ये जो 5-6 प्रभाव मैंने दिखाए, धरातल पर तापमान का वितरण में केवल इतना ही शामिल कर देंगे, इसमें अच्छे अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद जो हम अगला अध्याय पढ़ेंगे वो है जेट धारा। इसके बाद हम जेट धारा पढ़ेंगे और जेट धारा के बाद हम वायुदाब पेटियां पढ़ेंगे। जेट धारा, फिर वायुदाब पेटियां, फिर वायुमंडलीय परिसंचरण, क्योंकि वायुदाब पेटियों से ही वायुमंडलीय परिसंचरण का जन्म होता है। तो पहले वायुदाब पेटियां पढ़ लेंगे, उसके बाद वायुमंडलीय परिसंचरण। किताबों में आप थोड़ा देख लीजिएगा, अपने बुक में जेट धारा के बारे में भी जरा सा देख लीजिएगा, और वायुदाब पेटियां और वायुमंडलीय परिसंचरण को भी एक बार थोड़ा सा पढ़ के तब मेरे वीडियो को वॉच करिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। नमस्कार।